कहें पहली बात तो हमारे यहाँ 3 आवास मिला। हमने कहा 3 आवास किसको मिला? कहें कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, हाजी थे, परहेजगार थे, मौलवी भी थे। राम सिंह का भी इलाज हुआ, रहीम खान का भी इलाज हुआ। उज्ज्वला योजना में अमीना बेगम को भी सिलेंडर मिला, लक्ष्मीबाई को भी मिला। ये जो रोहिंग्या और इधर उधर से सब लोग आ रहे हैं ना, और पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इधर उधर की जो विदेशी शक्तियां भी विपक्षी पार्टियों को समर्थन दे रही है। हम लोग मुसलमान सुरक्षित हैं, भारत में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुरक्षित है, पूरे भारत का मुसलमान सुरक्षित है। योगी राज में सुरक्षित है, मोदी राज में सुरक्षित है। ये संतों की नगरी है और यहाँ सभी एक साथ रहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। नेशनल लाइव पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम बनारस में, बनारस की गर्मी काफ़ी है और बनारस की गर्मी में इस समय प्रियंका गांधी और क्या कहते डिम्पल यादव एक साथ जनसभा कर चुकी हैं, रैली कर चुके हैं। मगर वहीं कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक साथ जनसभा कर चुके हैं। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है तो राहुल गांधी ने पानी डाल लिया अपने सर पे। अब पानी डाल लिया तो कह रहे हैं गर्मी बढ़ गई है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस बार 400 पार है। हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फैज खान जी हैं, इनकी पूरी टीम है। क्या लग रहा है कि इस बार हालात बदलेगा? बनारस में गर्मी ज़्यादा हो रही है, शब्दों से थोड़ा ठंडक लाइए और बताइए कि अब हालात बदल रहा है। मुझे लगता है कहीं राहुल जी ये ना कहते गर्मी बहुत है, इसके पीछे भी मोदी जी का हाथ है, क्योंकि वो सारी चीज़ों में यही कह रहे हैं इसमें मोदी जी का हाथ है, मोदी जी। अब ये बताओ, अरविंद केजरीवाल अपने घर में अपनी एक महिला कार्यकर्ता को बुलाता है, उसकी पिटाई होती है उसके सेक्रेटरी के द्वारा, मुंह कान को सुझा दिया जाता है और ये दोनों बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि स्वाति मालीवाल की पिटाई के लिए दोषी मोदी है। तो क्या एजेंट है ना, एजेंट है वो। गर्मी बढ़ रही है तो इसके पीछे भी ये ना कह दें कि मोदी दोषी है। वो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जी मेरे बूढ़े माता पिता को परेशान कर रहा है मोदी, मोदी जी दोषी हैं। अब कोई लड़का, क्या शुभ नाम है आपका? रॉबिन भाई, मेरे भाई आप बताओ, कोई लड़का शराब की तस्करी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा, गलत गैर कानूनी काम करेगा तो वो जेल जाएगा, और जब वो जेल जाएगा तो उसके बूढ़े माँ बाप को जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके पीछे दोषी वो बदमाश लड़का है कि माँ बाप परेशान हो रहे कि मोदी है? स्वाति मालीवाल के केस में पुलिस ने पूछताछ के लिए समय मांगा और बोला उन्होंने कि नरेंद्र मोदी हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए पूछताछ के लिए उन्होंने उनके लिए वीडियो बनाई। और हालांकि देश की जनता वो वीडियो भी देखना चाहती है जिस स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, मगर वो वीडियो नहीं दिखा रहे। उस पर आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि इसके पीछे दोषी अरविंद केजरीवाल है, इसके पीछे दोषी मोदी नहीं है। अब जो वीडियो आई है वो वीडियो जनता के सामने आ जाएगी, वो तो पुलिस तफ्तीश का केस है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, हर चीज़ में गर्मी बढ़ रही है उसका कारण मोदी, स्वाति मालीवाल की पिटाई उसका कारण मोदी, उनके माता पिता से पूछताछ हो रही है उसका कारण मोदी। वो ये ना कहते जी हमारे घर हमारी शादी नहीं हो रही है उसका कारण भी मोदी। तो ये चक्कर ना पड़े, मुद्दों पे बात करें। कल मैं एक टीवी शो में था, टाइम्स नाउ में, तहसीन पूनावाला, कोई मुद्दा नहीं उनके पास। जी नरेंद्र मोदी में अहंकार है, वो रावण है, ये वो। यार ये तुम लोग अपने मुद्दों पे बात करो। मुद्दा ये है कि आयुष्मान कार्ड में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, राम सिंह का भी इलाज हुआ, रहीम खान का भी इलाज हुआ। उज्ज्वला योजना में अमीना बेगम को भी सिलेंडर मिला, लक्ष्मीबाई को भी मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर घर मिले। हम आजमगढ़ गए थे, वहाँ मुबारकपुर नाम के गाँव में 2000 मुस्लिम परिवारों को घर मिले, भेदभाव नहीं हुआ। हर घर नल योजना सबको दी गई। इसी तरीके से हर एक योजना सबको बराबर मिली। यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी 50 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां सेलेक्ट हुए, कलेक्टर और एसपी बने। ये मुद्दे की बात है। तो वो ये मुद्दे की बात ना करके वो रावण है और हमारे माँ बाप को परेशान किया, जब बचकानी बातें करना बंद करें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। फैज खान जी, आप जो कह रहे हैं हालांकि वो सच हो सकता है, मगर सवाल ये है, कह रहे हैं विपक्ष के जितने नेता, वो ओवैसी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कह रहे हैं अगर ये आ गए 400 पार कर लिया तो मुस्लिम का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और कुछ तो नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि कालीन अगर बिछाइएगा ना, ओवैसी साहब कह रहे हैं ये बात, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी की जनसभा में ऐसी बातें कर रहे हैं वो, उस पर आप क्या कहेंगे? इतने मूर्ख हैं विपक्ष वाले मेरे भाई, थोड़ा तो नेतागिरी के कुछ गुण सीख लो। मोदी जी ने कहा हम 400 पार करेंगे, वो सारी चीज़ें भूल गए और कहे कि मोदी जी को 400 पार हम नहीं करने देंगे। यानी कि वो मान लिया कि 390 है, 380 है, जीतेंगे तो मोदी जी ने खुद कहा इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग भड़का रहे हैं लोगों को। और मोदी जी ने 400 पार का नारा इसलिए दिया
कि वो बहक जाएं, वो बहक भी गए। वो सारा उधर ध्यान दे रहे हैं कि मोदी को 400 पार नहीं करने देंगे, यानी कि उन्होंने मान लिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भले 390 से बने, भले 380 से बने, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। अच्छा, ये सच्चाई है बिल्कुल। लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 में निपट जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं 150 में निपट जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल ने तो अलग ही खेला कर दिया, कह रहे 220 से ज़्यादा नहीं आएंगे और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष के नेता भाई चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च करवाए, वॉकओवर दे देते, क्योंकि मोदी जी 400 पार लाएंगे, वो जीत जाएंगे। 2029 के चुनाव की तैयारी करते। मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों रुपए इस चुनाव में नहीं फूकना था, उनको हाथ जोड़ के आना था, आरती की थाली लेके मोदी जी को तिलक कर देना था। मोदी जी 2024 में आप ही प्रधानमंत्री हैं। खामखा का चुनाव का पैसा खर्चा करवाया है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को स्वीकार लें और ये सोचें कि 4 जून को उन लोगों को क्या कहना है। हार के लिए ईवीएम को दोष देना है या किसको दोष देना है? ईवीएम को दोष देना है, राहुल गांधी को दोष देना है, अखिलेश को दोष देना है, ममता को दोष देना है, क्योंकि 5 साल के 5 प्रधानमंत्री का उन्होंने फॉर्मूला रखा है। तो जब हारेंगे तो भी बताएंगे कि कौन कौन दोषी है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होगी, इंडी गठबंधन 4 जून को टूट जाएगा। लिख के रखिए। तानाशाही की सरकार है, ये मनमानी की सरकार है, जनता की बात सुनती नहीं है, मगर मन की बात तो जरूर करते हैं, मगर मन की बात सुनते नहीं है नरेंद्र मोदी। गरीब आदमी के अच्छे दिन कब आएंगे? जो अच्छे दिन लाने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वो अच्छे दिन नहीं आए। युवाओं को रोजगार की बात करी, नहीं आए। 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, नहीं मिली। उस पर आप क्या कहेंगे? रोजगार का अर्थ ये जो लगाया गया ना, नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्लियर कर दिया है। कोट, टाई, पैंट, वाइट कुर्ता, नौकरी, लिखा पढ़ी की, यही रोजगार नहीं होता है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। जब उन्होंने कहा कौशल भारत, कुशल भारत, उन्होंने कहा कि हम गाड़ी सुधारने का काम भी करते हैं तो वो भी रोजगार है और एक नौकरी करने वाले से ज़्यादा कम आता है। जब उन्होंने कहा कि पकौड़ा और रेस्टोरेंट भी एक रोजगार है तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। हमारी करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री थी, हमारे जो चर्मकार भाई हैं बंद कर दी उनकी, ये कहकर कि नौकरी करो, करोड़ों अरबों का रोजगार था। हमारे जो दस्तकार भाई हैं उनका नुकसान किया, उनको नौकरी की तरफ भेज दिया, उनका करोड़ों अरबों का कारोबार था। मोदी जी ने आकर इन उद्योगों को, चाहे चर्मकारी का उद्योग हो, दस्तकारी का उद्योग हो, पतंगबाजी का उद्योग हो, दूसरे उद्योग हो, उनको प्रोत्साहित किया। केवल टाई कोट पैंट पहनकर नौकरी करना इसका मतलब रोजगार नहीं होता है। और बाकी जो कौशल योजना के तहत रोजगार है वो बढ़ रहा है। भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं है। लोग भरपूर सोना भी, सोना महंगा हो गया कहते हैं महंगा, अरे क्यों महंगा हुआ? लोग भरपूर खरीद रहे हैं, हर वर्ग का व्यक्ति सोना खरीद रहा है, लोगों की खरीदने की क्रय क्षमता बढ़ी है। इसलिए ये है कि नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र का भी हिसाब रखिए। कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने करीब करीब 40 साल पूर्ण राज्य करा भारत पे, मगर किस महिला का मंगलसूत्र का हिसाब रखा? आप जरा इस पे विस्तार से बताएं तो मैं नहीं, आप उस बात को समझिए। ये जो रोहिंग्या और इधर उधर से सब लोग आ रहे हैं ना, और पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इधर उधर की जो विदेशी शक्तियां भी विपक्षी पार्टियों को समर्थन दे रही है। पता ये चलता है कि देश का धन सब वहाँ पर देना चाहते हैं। ये सब उनके संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट भी किया, जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके लिए है, देश की जनता के लिए नहीं है। अच्छा, लगातार आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा, क्या नाम है सर आपका? शेर अली खान है मेरा नाम, जनपद लखीमपुर से हूँ। क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने चाहिए या इस बार जाने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भरपूर सरकार, भरपूर बहुमत से आ रहे हैं, ये हम लोगों का दावा है। मगर ये कह रहे हैं लगातार ये भ्रम है जनता के बीच में। कोई भ्रम नहीं है भैया, दूसरे विपक्षी पार्टी भ्रम फैला रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हर हाल में आएंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ से लाखों वोटों से जीत के जाएंगे बनारस से। ना तो मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। ऐसी भी कोई संविधान खतरे में नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी जब तब तक कांग्रेस रही है, 66 बार कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया है मान्यवर। आज हम लोग मुसलमान सुरक्षित हैं, भारत में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। जब से नरेंद्र भाई 10 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मुसलमान के साथ सबका विकास का नारा जो नरेंद्र भाई मोदी ने जी दिया था, उस आइडियोलॉजी से कार्य हो रहा है पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान सुरक्षित है, पूरे भारत का मुसलमान सुरक्षित है। मैं जनपद लखीमपुर से हूँ। शेर अली खान मेरे यहाँ से अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री जो हुआ करते हैं वो प्रत्याशी थे और वो भी लाखों वोटों से जीतेंगे, आज ये मेरा दावा है। और उनके विपक्ष में किसानों ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया था कि मतलब जो है उन्होंने किसानों के ऊपर दुराचार कराया। आपने बोला नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं करते। आपने देखा होगा राम मंदिर को लिख लीजिए, क्या ज्ञान वापी को ले लीजिए,
वहाँ के मुसलमानों के लिए लगातार जिस तरह से ज्ञानवापी का जब मसला आया था तो मुसलमान मस्जिदों के अंदर थे, देखा था आपने, मगर राम मंदिर के बाद बाबरी का ढांचा गिरा के वहाँ राम मंदिर बना दिया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है, राम मंदिर 500 साल पुराना मामला था और 500 साल पुराने मसले को हल किया है। आज हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिमों की मतलब जो है सहयोग से हम भी दर्शन करने गए थे, पैदल यात्रा 350 मुस्लिमों के दर्शन करने हम मुस्लिम पैदल यात्रा करें, लखनऊ से पैदल यात्रा लेके गए थे। 350 मुसलमान हमारे साथ राम मंदिर में दर्शन किए थे और काशी भी हम लोग आए थे, 50 गाड़ियां लेकर काशी भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। अच्छा, और क्या सीना ठोक। हाँ, लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा हो चाहे रोड शो हो कि राहुल गांधी के लिए ऐसे ऐसे विपक्ष के लिए बयान आ जाते हैं, राहुल गांधी ने विपक्ष के लिए बयान आ जाते हैं, चाहे मूर्खों का सरदार कहना हो या कह देते हैं विपक्षों का जो तानाशाही जब थी इंदिरा के टाइम में थी, ऐसे ऐसे बयान देते हैं उन पर आपके? कोई ऐसी तानाशाही की बात नहीं। अगर तानाशाही की बात होती तो आज मुसलमानों को सम्मान से जीने का हक नहीं मिलता। भारत में अगर आज मुसलमान सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है, योगी राज में सुरक्षित है, मोदी राज में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुसलमान सीना ठोक के अपने कार्यकाल में मुसलमान अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, अपने बिजनेसों को आगे बढ़ा रहा है, मुसलमान उन्नति कर रहा है। मुसलमान आज कहीं से किसी भी हालत में पीछे नहीं है और मुसलमान बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या सोचते हैं कि इस बार कौन आ रहा है और इस बार कौन जा रहा है? शॉर्टकट में बताऊं कि कुछ कहानी बना के बताऊं? नहीं, जैसे आप बताना। पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं। हाँ, और हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, हम हिंदुस्तानी हैं। पहली चीज़, हम हिंदुस्तानी हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान पे कहा कि हिंद से खुशबू आ रही है। किस चीज़ की खुशबू? ईमान की खुशबू आ रही है। तो हम ईमान वाले हैं। तो आपने कहा कि आज देखिए कि हिंदुस्तान में हमारे हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए, उसके बाद दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह आए, जो दिल्ली उनके नाम से जाना जाता है, उनके नाम से कई ट्रेनें चली। आज उत्तर प्रदेश में जो है प्रभु श्री राम आए और बनारस की नगरी जो संतों की नगरी है, जहाँ काशी में भोले विश्वनाथ बाबा रहते हैं, और ये काशी की नगरी है। और यहाँ एक जो ताना बाना मुसलमान का है, हिंदू मुसलमान, यहाँ एक दूसरे से बड़ा लगाव रहा है। अच्छा। और यहाँ किसी की नफरत की बाजार नहीं गर्म होती है। यहाँ भाईचारा रहा है, एकदम भाईचारा, एकदम। भाई कौन रहा हो, चारा कौन? नहीं, कोई चारा नहीं, सब भाई हैं। हाँ। चारा तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो चारा हैं। अच्छा। और बाकी के यहाँ के लोग, हम लोग सब एक भाई हैं। अच्छा। हाँ, कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता। ये संतों की नगरी है और यहाँ सभी एक साथ रहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 10 सालों में कि सबका साथ सबका विश्वास, तो वो दिखा। तो हमने अपने कई साथियों से कई जगह वोटिंग हुआ। इसके पहले मैंने इलाहाबाद, जौनपुर, भदोही और कई जगह मैंने बात की। हम लोगों ने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप लोग तो इस बार फिर चुनाव आ गया 5 साल में, तो आप लोगों ने मोदी जी की सरकार 10 साल में कुछ फ़ायदा मिला आप लोगों से? कहें बिल्कुल फ़ायदा मिला। हमने कहा क्या फ़ायदा मिला? कहें पहली बात तो हमारे यहाँ 3 आवास मिला। हमने कहा 3 आवास किसको मिला? कहें कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, हाजी थे, पहरेजगार थे, मौलवी भी थे। और हम कहें कि हमारे बेटे को आवास मिला। हमने कहा इसके बाद और कुछ मिला? उन्होंने कहा हमारी 3 बहुओं को गैस मिला, उज्ज्वल योजना का जो मोदी जी ने निकाला। उसके बाद हमने कहा और कुछ मिला? कहें अरे भाई उसके बाद आयुष्मान कार्ड मिला। हमने कहा कहीं इलाज कराएं? कहें अरे हमारे पड़ोसी में 2 लोग बीमार हो गए और उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो इलाज करा सके। आज वो आयुष्मान कार्ड का इतना महत्व है कि बड़े से बड़े अस्पताल में आपका अच्छा इलाज हो जाए। जिस अस्पताल में बड़े से बड़े मल्टीपर्पज़ अस्पताल हो, उसमें आप जाइए, अपना इलाज करा लीजिए। उसके बाद फिर आया बात कि चलते हैं अब देश में, मतलब इलाहाबाद, जौनपुर की, कहें कि अब तो जो वक्त लगता रहा 3 घंटे का, आज वो 1 घंटे का सफ़र हो जा रहा है। इतने हाईवे बने, इतने रोडें साफ, गली साफ, मोहल्ले साफ, स्कूल साफ, बिजली इतनी मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। हमने सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन आ रहा है बनारस में? आ रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और मैं मोदी जी को यहाँ के बनारस के 40 से 50 हज़ार मुसलमानों का वोट मोदी जी पे डलवा रहा हूँ।